वक्त मैंने आगे बढ़कर खुद ही कोट उठा लिया और कहा, थैंक यू नाथन, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। कोट में ट्रांसमीटर था। मैंने कोट को दीवार से लगी पुरानी अलमारी में लटका कर अलमारी बंद कर दी और आराम कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा लिया। नाथन से कन्याकुमारी में आई हुई एटमी आबदोज और उसमें पड़े हुए यूरेनियम के बारे में बातें करने लगा। यह एटमी आबदोज एक खुफिया माहिदे के तहत रूस ने यूरेनियम के साथ भारतीय बहरिया के हवाले की थी। उस वक्त आबदोज पर सारा अमला भारतीय बहरिया का था और बकौल इंस्पेक्टर नाथन के आबदोज कन्याकुमारी की खाड़ी में अंदर जाकर साहिल के पास खड़ी थी। खाड़ी में पानी के नीचे बारूदी सुरंगें इस तरह बिछा दी गई थीं कि अगर दुश्मन की आबदोज या कोई कश्ती समंदर के अंदर से आबदोज तक पहुंचने की कोशिश करे तो बारूदी सुरंगों से टकरा कर वहीं तबाह हो जाए। ये बारूदी सुरंगें आबदोज से कुछ फासले पर उस जगह बिछाई गई थी जहां खाड़ी का धाना था और समंदर का पानी खाड़ी में दाखिल होता था। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से पूछा कि इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में दुश्मन के एजेंट किस भेस में कहां मौजूद हो सकते हैं। उसने बताया कि दुश्मन के एजेंट इधर श्रीलंका से निकल कर आते हैं और तखरीबकारी के बाद श्रीलंका के साहिल की तरफ रूपोश हो जाते हैं। जब से यहाँ रूसी आबदोज आई है, हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। दुश्मन के एजेंट लंका से भाग कर आए हुए तमिल शरणार्थियों के भेस में भी इलाके में फैले हुए हैं। नाथन ने बताया कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2-1 एजेंट कुलियों की शक्ल में बंदरगाह पर भी काम करते हैं, मगर हमारे पास उनको पकड़ने के लिए ना तो कोई सबूत है और ना हम अभी तक उनकी निशानदही कर सके हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोले जा रहा था और मैं सोच रहा था कि ये एजेंट श्रीलंका के भी हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका ने तैयार करके यहाँ भेजा हो, क्योंकि श्रीलंका अमेरिका के ज़रिए असर था और अमेरिका को यह मंजूर नहीं था कि भारत को रूस से एटमी आबदोज और यूरेनियम मिले। इस बात का इम्कान न होने के बराबर था कि यहाँ इतनी दूर कोई पाकिस्तानी एजेंट भी सरगर्म अमल हो। अगर ऐसी बात होती तो मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बता दिया जाता। तहम इसका हतमी फैसला मुझे 11 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान से सिग्नल वसूल होने के बाद ही हो सकता था। मद्रासी इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, तुम्हारी आमद को यहाँ बंदरगाह के अमले से खास तौर से पुशीदा रखा गया है। अब यह तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस भेस में यहाँ दुश्मन एजेंटों का सुराग लगाओगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाई कमांड की तरफ से हमें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता मिला है। इस दौरान में आबदोज में मौजूद यूरेनियम को हर हालत में यहाँ से निकाल कर अहमदाबाद ले जाना होगा। मैंने कुरेदते हुए तमिल में पूछा, क्या इससे पहले भी यूरेनियम ले जाने की कोशिश नहीं की गई? नाथन ने सिगार का हल्का सा कश लगाकर कहा, जब से रूस की एटमी आबदोज कन्याकुमारी के साहिल पर लंगर अंदाज हुई है, हमारी एयरफोर्स के 2 तैयारों को सबोताज किया जा चुका है। एक के अंदर टाइम बम रख दिया गया जो तैयारे के उड़ते ही फट गया था और दूसरे जहाज के इंजन में खराबी पैदा कर दी गई थी। वो परवास से 15 मिनट बाद मजूरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। इन हालात में हम बजरिया तैयारा यूरेनियम ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इस कीमती धात को किसी आबदोज में समंदरी रास्ते या बजरिया ट्रेन ले जाने में भी सख्त खतरा है, क्योंकि दुश्मन के एजेंट और तखरीबकार समंदर और रेल दोनों जगहों पर पूरी तरह चौकस हैं और इस ताक में हैं कि या तो यूरेनियम को तबाह कर दिया जाए और या उसे चोरी कर लिया जाए। इंस्पेक्टर नाथन ने भी मेरे ख्याल की तस्दीक की कि दुश्मन के एजेंट अमेरिका के खरीदे हुए श्रीलंका के सिन्हाली बाशिंदे हैं, जिनकी शक्लें तमिल लोगों से मिलती जुलती हैं और जो तमिल तेलुगु बड़ी रवानी से बोलते हैं। मैंने पूछा, क्या उनमें किसी पाकिस्तानी एजेंट की भी रिपोर्ट मिली है तुम्हें? इंस्पेक्टर नाथन ने अपने काले होंठ जरा सा सुकेड़ लिए, फिर बोला, तुम्हारे हेडक्वार्टर से हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि यहाँ पाकिस्तानी एजेंट भी घुस आए हैं, लेकिन मेरे मुखबरों की इतला के मुताबिक इनमें पाकिस्तानी एजेंट शायद ही कोई हो। ये सब श्रीलंका के सिन्हाली तमिल हैं जिन्हें अमेरिका की मदद से लंका की हुकूमत ने खुसूसी ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा है। इस मद्रासी कस्टम इंस्पेक्टर और जनूबी हिंद के सूबा तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर नाथन को ये इल्म नहीं था कि वो किससे गुफ्तगू कर रहा है। मैंने नाथन से कहा कि मैं एक जेटी मजदूर की हैसियत से बंदरगाह के मजदूरों में घुल मिल कर जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनमें रहकर दुश्मन के जासूसों का खोज लगा सकूं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, तुम बड़े शौक से ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हेडक्वार्टर से हम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते की मोहलत ले सकते हैं। मेरे लिए 15 दिन बहुत थे और फिर मैंने सोचा कि हालात ज्यादा नाजुक और हसास बनाकर जरूरत के मुताबिक मैं मजीद मोहलत भी हासिल कर लूंगा। मैंने नाथन से कहा, ये हकीकत मेरे पेश नजर है इंस्पेक्टर, तुम मेरे ऑपरेशन के लिए जरूरी इंतजामात कर दो। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ के मजदूरों जैसे कपड़े ला दूंगा। तुम्हारा रंग महाराष्ट्र के रहने वाले तमिलों जैसा है, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, जबकि तुम तमिल और तेलुगु जबान भी बोल लेते हो। कल ही तुम बंदरगाह के लेबर ऑफिस में जाना, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। मैं ये जाहिर करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ जो श्रीलंका में मारे गए थे। तुम अपना नाम वेंकटा बताना
बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद नाथन ने मुझे कन्याकुमारी की छोटी सी बंदरगाह के उस इलाके का हुदूद अरबा बताया जो आम शहरियों के लिए ममनुआ इलाका था, और कहा कि मैं दूसरे रोज सुबह 8 बजे वहां गेट के पास पहुंच जाऊं और पहरेदार से कहूं कि मेरा नाम वेंकटा है और मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलना है। जब नाथन चला गया तो मैंने कमरों में ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहां मैं अपना ट्रांसमीटर छुपा सकूं। नाथन भी इंटेलिजेंस का आदमी था, उसकी नजरें भी उकाबी थीं और जमीन के अंदर की चीज मालूम कर लेने की सलाहियत रखती थी। इन नजरों से भी मैं ट्रांसमीटर को बचाना चाहता था। कमरे के फर्श लकड़ी के थे, वहां मुझे कोई ऐसी काबिल एतबार जगह दिखाई न दी। किचन का एक दरवाजा बाहर जंगल में खुलता था जहां बेतरतीबी से बिखरे हुए नारियल, ताड़ और सुंबल के घने दरख्त थे। जमीन पर जंगली घास उगी हुई थी। मैंने एक जगह को चुन लिया और वापस अपने कमरे में आ गया। ट्रांसमीटर को छुपाने का काम रात के अंधेरे में करना चाहता था। कोट की जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर मैंने बिछोने के सरहाने के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। ट्रेन में 2 दिन और 1 रात मुसलसल सफर में मैं अच्छी तरह सो नहीं सका था। चुनाचे बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो इंस्पेक्टर नाथन को देखा जो मेरे पलंग के सामने बेद की आराम कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, कैप्टन अच्छा किया तुमने आराम कर लिया, खुद को ज्यादा चाको चौबंद महसूस करोगे और जरा बेहतर अंदाज में सोच सकोगे। इंस्पेक्टर नाथन जो उस वक्त भी मुझसे तमिल में बात कर रहा था, मद्रास यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और काफी ज़हीन था। मैं जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए गोशा चश्म से अपने सरहाने को देखा कि वो अपनी जगह से खिसका तो नहीं, क्योंकि उसके नीचे ट्रांसमीटर था। मैं तजब्जुब में था। मैं सरहाने के नीचे देखना चाहता था, मगर नाथन की मौजूदगी में ऐसा करना खतरे का बायस था। मैंने जमाई लेकर नाथन से कहा, डियर इंस्पेक्टर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, हल्क खुश्क हो रहा है, यहाँ काफी हब्स हैं। वो जल्दी से उठकर किचन में चला गया। उसके किचन में दाखिल होते ही मैंने सरहाने के नीचे हाथ मारा। मेरी जान में जान आई। ट्रांसमीटर सरहाने के नीचे मौजूद था। नाथन ग्लास में पानी ले आया और बोला, तुम्हारे मजदूरों वाले कपड़े ले आया हूँ, वो सामने तपाई पर रखे हुए हैं, और हाँ तुम्हारे लिए रात का खाना भी लाया हूँ। उस वक्त शाम होने वाली थी, मगर गर्म मौसम की वजह से जंगल में अभी दिन की रोशनी फैली थी। इंस्पेक्टर नाथन कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी नौकरी का सारा बंदोबस्त कर लिया है। वहाँ किसी को नहीं बताया गया कि तुम असल में कौन हो। इसमें खदशा था कि दुश्मन को तुम्हारी हैसियत का इल्म न हो जाए, लेकिन नौकर हो जाने के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना। तुम्हारी रिहाइश इस मकान के पीछे जंगल में बनी हुई एक झोंपड़ी में होगी, लेकिन तुम जब चाहो इस मकान में भी आ सकोगे। अगर तुम देखो कि हर तरफ खैरियत है तो रात को इसी पलंग पर आकर सो सकते हो, जहाँ तुम्हें फ्रिज में रात का खाना पड़ा हुआ मिल जाया करेगा, लेकिन रात को तुम यहाँ बत्ती रोशन न करना। उसने मुझे कपड़े दिखाए। ये खद्दर का मैला सा नीम आस्तीन का कुर्ता और धोती थी। चप्पल पहले ही मेरे पास मौजूद थी। इंस्पेक्टर नाथन कह रहा था, तुम्हारे झोंपड़े में तुम्हारी जरूरत का मामूली सामान रख दिया गया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। बंदरगाह की खाड़ी में जहाँ हमारी आबदोज खड़ी है, वहाँ के चीफ सिक्योरिटी का नाम कॉल पट्टी है। सिर्फ उसको तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया गया है। अगर कभी तुम समझो कि तुम्हारा एटमी आबदोज के अंदर जाना जरूरी है, तो तुम सिक्योरिटी ऑफिसर कॉल पट्टी से मिलोगे, उसे अपना कोड वर्ड अशोका बताओगे और वो तुम्हें आबदोज में अपने साथ अंदर ले जाएगा। इसके अलावा वहाँ जेटी के किसी अमले को तुम्हारी हैसियत नहीं बताई गई। अब मैं जाता हूँ, कल 8 बजे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच जाना। वो चला गया। मैंने उसके जाने के बाद सरहाने के नीचे से ट्रांसमीटर निकाल कर अपने खद्दर के कुर्ते की जेब में रखा। गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल किया। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। फिर फ्रिज से चावल निकाल कर गर्म किए और मछली के साथ खाए। जब रात गहरी हो गई तो मैं किचन के अकबी दरवाजे से निकलकर बाहर दरख्तों में आ गया। किचन की अकबी दीवार के सामने सुंबल के एक घने दरख्त के गिर्द पत्थर का गोल चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे के पत्थर जगह जगह से हिल गए थे। चबूतरे के पीछे मैंने एक पत्थर को बाहर निकाल कर ट्रांसमीटर को उसमें छुपाया और पत्थर को वापस उसी जगह पर लगा दिया। इस किस्म की खतरनाक चीज के लिए ये जगह बिल्कुल महफूज थी। अगर बदकिस्मती से बरामद हो भी जाती तो मैं ये कहकर इल्जाम से बरी हो जाता कि ये किसी सिन्हाली एजेंट की कार्रवाई है। दूसरे दिन मैंने मजदूरों जैसे कपड़े पहने और मकान के दरवाजे को छोटा सा ताला लगाकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। सारा इलाका खाली खाली था। मेरे बाएं जानिब दूर दरख्तों के तनों के पीछे से कन्याकुमारी के छोटे से कस्बा नुमा शहर के मकान दिखाई दे रहे थे। दाएं जानिब समंदर नजर आने लगा। कुछ जहाजों के मस्तूल और उन पर लहराते झंडे भी नजर आ रहे थे। 2-3 स्टीमर समंदर में साहिल के करीब घूम रहे थे। ये मेरीन सिक्योरिटी के स्टीमर थे। इंस्पेक्टर नाथन के बताए हुए पते के मुताबिक मैं बंदरगाह के मशरकी गेट के पास आकर रुक गया। मैंने अपने बालों को उलझा रखा था। गले में काला धागा था और माथे पर विष्णु के तिलक की 3 सफेद लकीरें डाल रखी थी। धोती को मैंने जनूबी हिंद के मजदूरों की तरह उलस लिया था। गेट पर मद्रासी पहरेदार स्टेम गन लिए खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया।
उसने मुझे डांट दिया कि वापस जाओ, इधर क्या करने आए हो। मैंने हाथ बांधे हुए कहा कि मुझे श्री नाथन जी से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं तमिल बोल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने उसे मेरा बता दिया था। गार्ड ने गेट खोलकर कुछ फासले पर इमली के दरख्तों के साए में बने हुए एक ढलानी छत वाले दफ्तर की तरफ इशारा किया और कहा वहां जाओ। मैंने एक बार फिर प्रणाम किया और लेबर ऑफिस के बाहर आकर एक तरफ जमीन पर तमिल लोगों की तरह पंजों के बल बैठ गया और जमीन पर उंगली से लकीरें डालने लगा। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन जरूर बाहर आएगा और ऐसा ही हुआ। चंद सेकंड गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर नाथन हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो कस्टम ऑफिसर की पूरी वर्दी में था। मैंने जल्दी से उठकर उसे प्रणाम किया और झुक गया। इंस्पेक्टर नाथन ने बेद से दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब के पास जाकर अपना नाम लिखवा दो, इधर दारू पीकर गड़बड़ की तो निकाल दूंगा। मैंने हाथ बांधकर कहा, गड़बड़ नहीं करूंगा महाराज, और मैं लेबर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहां एक सिख लेबर ऑफिसर रजिस्टर खोले बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोला, क्यों ओए तू विनकेटा है? मैंने कहा, हाँ महाराज। वो बोला, यहाँ अंगूठा लगाओ। वो सख्त बेजार लग रहा था। मुझे पंजाबी जबान में गालियां देने लगा। साले आ जाते हैं चूहों की तरह बिल से निकलकर। इंस्पेक्टर नाथन ने हिकमत अमली से काम लेते हुए मुझे खाड़ी के अंदर ड्यूटी पर लगा दिया था। रूसी एटमी आबदोज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। नारियल के दरख्तों के दरमियान से मुझे उसका हल्के नीले रंग का डेक और बेजवी जंगला नजर आ रहा था। भारतीय बहरिया के 4 मैरीन गार्ड स्टेन गन्ने थामे चारों जाने पहरे पर चौकस होकर खड़े थे। आबदोज से थोड़े फासले पर एक छोटा सा स्टीमर भी जेटी के साथ लंगरअंदाज था, जिसमें से लकड़ी के क्रेट उतारे जा रहे थे। यहाँ काले काले दुबले पतले तमिल मजदूर काम पर लगे थे। इनमें से किसी को आबदोज की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। मैं भी इन मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। दोपहर तक स्टीमर में से बक्स निकाल कर ट्रेलर पर लादते और उन्हें गोदाम तक पहुंचाते रहे, जो खाड़ी के जंगल में दरख्तों के नीचे बना हुआ था। इस दौरान में दूसरे मजदूरों से सरसरी सा तारुफ भी हो गया। उनमें कोई भी मुझे मशकूक न लगा, मगर अभी तक मैं उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। दोपहर को मैंने जेटी की छोटी सी कैंटीन पर से उबले हुए मोटे चावल और दाल ली और एक तरफ जमीन पर बैठकर खाने लगा। दूसरे मजदूर भी इधर उधर जमीन पर बैठे हुए अपनी अपनी पोटलियां खोलकर भोजन कर रहे थे। किसी ने मुझसे कोई बात न की। दोपहर के बाद मुझे माल गोदाम के फर्श की सफाई पर लगा दिया गया। शाम को छुट्टी हुई तो मैं वापस अपने जंगल वाले मकान के करीब उस झोंपड़ी में आ गया, जो इंस्पेक्टर नाथन ने मेरे लिए पहले से तैयार करके रखी हुई थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर आग जलाई और चाय के पानी की धुआं खाती पतीली ऊपर रख दी। मेरा क्वार्टर नुमा मकान वहां से चंद कदम के फासले पर दरख्तों के अकब में था। जब अंधेरा हो गया तो मैं दरख्तों के पीछे से होता हुआ मकान में आ गया। मुझे बत्ती जलाने से मना कर दिया गया था। खामोशी से किचन में जाकर फ्रिज खोला। उसमें मेरे लिए खाना मौजूद था। खाना केले के पत्तों में बंधा हुआ था। मैंने उस पार्सल को वहीं रखा और किचन के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो खामोशी से बाहर निकलकर सुंबल के दरख्त के चबूतरे के अकब में आ गया। पत्थर निकाल कर देखा, मेरा ट्रांसमीटर अपनी जगह मौजूद था। मैंने पत्थर वापस जमा दिया और जल्दी से किचन में वापस आ गया। चावलों का पार्सल उठाया और अपनी झोंपड़ी में आकर रात का डिनर किया। झोंपड़ी में जमीन पर बोरिया बिछा था और मच्छरों से बचने के लिए इंस्पेक्टर नाथन ने वहां एक जालीदार चादर भी रखी थी। शुरू रात ही में मच्छरों ने इतना तंग किया कि मुझे झोंपड़ी में बैठना मुश्किल हो गया। मजबूरन मैं जंगल वाले मकान में आकर मसहरी वाले पलंग पर लेट गया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा दी थी। मच्छरों से निजात मिल गई थी। छत का पंखा चल रहा था। सारा दिन काम करते करते थक गया था, चुनाचे बहुत जल्द नींद आ गई। खुदा जाने कितनी रात गुजर चुकी होगी कि मेरी आंख खुल गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। समंदर की तरफ से किसी स्टीमर के विसरी की आवाज आई और फिर वही खामोशी छा गई। मसहरी के अंदर पंखे की हवा कम आ रही थी। मुझे पसीना आ रहा था। मैं मसहरी से निकलकर पंखे के नीचे आराम कुर्सी पर बैठ गया। ये बांस की बनी हुई आराम कुर्सी थी। पंखे की हवा की वजह से मच्छर गायब थे। इस कुर्सी पर नीम दराज मैं सो गया। दोबारा आंख खुली तो सुबह हो रही थी। जल्दी जल्दी उठकर मुंह हाथ धोया। ब्रीफकेस में से टूथपेस्ट निकाल कर दांत साफ किए। शेव मैंने जानबूझकर न बनाई। मैं अपने साथ जो सीक्रेट कागजात लाया था उसकी फाइल हिदायत के मुताबिक मैंने इंस्पेक्टर नाथन के हवाले कर दी थी, ताकि वो इस सीक्रेट मिशन की पूरी तफसीलात से आगाह हो जाए। ब्रीफकेस में जहरीले सिगार पर नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि अपने साथ झोंपड़ी में रखना ज्यादा बेहतर होगा। चुनाचे मैं उसे अपने साथ ले आया और झोंपड़ी में भूरिये के नीचे सरहानी की जानिब से खुश्क पत्तों में छुपा दिया। खाड़ी की इस खुफिया जेटी पर काम करते हुए मुझे 3 दिन हो गए थे और अभी तक मैं अपने मिशन के बारे में कोई लाइन ऑफ ऑपरेशन तय न कर सका था। इंस्पेक्टर नाथन से इस बीच रात को एक मुलाकात हो चुकी थी। वो रात के अंधेरे में मुझे मिलने मेरी झोंपड़ी पर आया था।
हम क्वार्टर के अंधेरे में कमरे में जाकर बातें करते रहे थे। वो एक ही बात पर जोर दे रहा था कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे दुश्मन के एजेंटों के बारे में ऑल क्लियर का सिग्नल दूं ताकि यूरेनियम का बक्स आबदोज से निकाल कर बजरिया तैयारा अहमदाबाद पहुंचाया जा सके। मैं नहीं चाहता था कि ये सुनहरी मौका मेरे हाथ से निकल जाए। मैं आबदोज के साथ साथ यूरेनियम के बक्स को भी तबाह करना चाहता था, लेकिन मेरे इस ऑपरेशन की राह में दो बड़ी रुकावटें हायल थीं। पहली रुकावट ये थी कि मेरे पास कोई ऐसा इंतहाई तबाहकुन ताकतवर आतिशगीर टाइम बम नहीं था जिसे मैं आबदोज में किसी जगह रख दूं। दूसरी मुश्किल ये थी कि अगर मेरे होते हुए यानी मेरी वहां मौजूदगी के दौरान अगर आबदोज तबाह हो जाती है तो न सिर्फ ये कि उसका असर मेरे मिशन पर भी पड़ेगा, बल्कि हाई कमान को मुझ पर शक भी हो सकता है।